अस्सलामु अलैकुम सर जी। सलीम उल हसन जो ही थाने में दाखिल हुआ, शीदे ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। रशीद साहब, क्या हाल है? उसे देखकर सलीम उल हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। खुदा का फजल है साहब जी। इंस्पेक्टर साहब ऑफिस में हैं? जी मौजूद हैं। सलीम उल हसन सर हिलाते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि शीदा ऑफिस के सामने उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि वो इस्माइल से एक बार फिर हवालात के अंदर बैठकर मिलना चाहेगा और उसके सिले में अच्छी खासी बख्शिश देगा। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा सिपाही उसे अटेंड करे और फिर उसके अंदाजे के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही सलीम उल हसन इंस्पेक्टर के ऑफिस से बरामद हुआ और छूटते ही बोला, रशीद साहब, हमारे दोस्त से तो मुलाकात करा दें। क्यों नहीं सर, आए। सीधा उसे लेकर हवालात की तरफ बढ़ा और इस मर्तबा बगैर सलीम उल हसन के कहने के उसके लिए हवालात का दरवाज़ा खोल दिया। सलीम उल हसन ने भी शुक्रिया कहते हुए एक बड़ा सा नोट निकालकर उसके हाथ पे रखा और इस्माइल के जानिब बढ़ गया। उसके हवालात में घुसते ही शीदे ने बाहर का रुख किया। उसके इंतजार में वो सुबह से चाय पीने भी नहीं जा सका था, मगर चाहे उसके नसीब में नहीं थी। वो थाने के मेन गेट से निकला ही था कि गेट की साइड पर बनी पार्किंग में मौजूद किसी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। लोहे के वजनी पुर्जे रुई की तरह हवा में उड़े और उन्हीं में से एक टुकड़ा शीदे के सर से टकराया और वो चाय पीने की ख्वाहिश दिल में लिए सड़क पर ढेर हो गया। चंद और राहगीर भी जख्मी व हलाक होकर गिरे। वो काफ़ी मारूफ सड़क थी। कुछ लोग धमाके के खौफ से हैरान और शशतर अपनी जगहों पर जम से गए, जबकि कुछ बेतहाशा बगैर किसी सिमत का ध्यान रखे भाग खड़े हुए। इस अफरा तफरी में चादानबी रोड पर से गुजरती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों से टकरा गए। वतने अजीज की पुलिस का ये रिकॉर्ड है कि वो जाए हादसा या वारदात पर सबसे आखिर में पहुंचती है, मगर धमाका चूंकि थाने के सामने ही हुआ था, इसलिए पुलिस वाले बेसाख्ता थाने से भागते हुए निकले। शायद उनको थाने पर हमला हो जाने का खदशा था। अगले चंद लम्हों में ही हमदर्दी के जज्बे से सरशार अवाम जख्मियों और हलाक होने वालों के गिर्द जमा हो गए थे। इधर इस्माइल सलीम उल हसन की हरकत पर हैरान रह गया था। हवालात में घुसते ही उसने बगैर सलाम दुआ किए जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अगर वो किसी की तरफ से आई हुई कॉल को अटेंड करता तो इस्माइल को इतना महसूस न होता, मगर वो तो जैसे हवालात में कॉल करने ही आया था। इस्माइल आंखें बंद करके उसकी कॉल ख़त्म होने के इंतज़ार करने लगा। वो उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सोच सकता था कि वो उसे अपना मौसम समझ रहा था। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते ही इस्माइल को सलीम उल हसन की मदम आवाज़ सुनाई दी। ओके, शुरू करो। उसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला और इस्माइल से पूछा, इस्माइल शाह, चल तो सकते हो ना? जज जी। पहले तो इस्माइल उसकी बात न समझ सका, मगर जैसे ही बात उसके पल्ले पड़ी वो जोश से बोला, सर मैं इस हालत में दौड़ भी सकता हूँ, चलना तो बहुत आसान है। चलो फिर तैयार। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो लड़खड़ा सा गया, मगर फिर संभल कर बोला, तैयार हो जाओ। धमाके से इस्माइल भी सुनसा हो गया था, मगर अगले लम्हे वो जल्दी से उठ गया। मैं तैयार हूँ जनाब। वो इस तरह तेज़ी से हरकत करने पर दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में उठी, मगर आज़ादी की ख्वाहिश उस तकलीफ पर गालिब रही। सलीम उल हसन ने अपनी वास्कट उतार कर उसकी जानिब बढ़ाई। ये पहन लो, तेरी पहचान में थोड़ी बहुत रुकावट तो डालेगी ना। इस्माइल ने बेचूचरा वास्कट पहन ली। दोनों साथ साथ चलते हुए हवालात से बाहर निकले। थाने में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ सिविल लोग हालात जानने के लिए अंदर घुस आए थे। सलीम उल हसन को शीदे की फिक्र थी, क्योंकि इस हकीकत से सिर्फ वही वाकिफ था कि हवालात का दरवाज़ा खुला है। थाने के अंदर दाखिल होने वाले सिविल लोगों में 10 तो सलीम उल हसन के अपने आदमी थे। उनका मकसद एक तो अफरा तफरी फैलाना था, दूसरे किसी भी खराब सूरत हाल में सलीम उल हसन और इस्माइल को फरार होने में मदद देनी थी। मगर इस्माइल की खुशकिस्मती कि किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया और वो सलीम उल हसन के साथ थाने की इमारत से बाहर निकल आया। पुलिस की ज़्यादातर नफरी थाने से बाहर बिखरी हुई थी। सिविल लोगों की भी काफ़ी तादाद जमा थी। तमाम जख्मियों और हलाक होने वालों को नज़दीकी अस्पताल ले जाने की बंदोबस्त कार्रवाइयों में मसरूफ थे। सलीम उल हसन और इस्माइल पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए वहाँ से खिसक लिए। थाने से फरलांग पर दूर सलीम उल हसन की गाड़ी पार्क थी। इस्माइल को पिछली
नशिस्त पर बिठाकर वो खुद आगे बैठ गया। कार के शीशे गहरे स्याह थे। इस्माइल का बाहर से नजर आना नामुमकिन था। खतरे की हदूद से बाहर आते ही सलीमुल हसन ने एक मरतबा फिर मोबाइल निकाल लिया। हम महफूज हैं, अब आप लोगों की वहां कोई जरूरत नहीं। और फिर दूसरी तरफ से नामालूम क्या बात की गई कि उसने ठीक है कहकर फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर कार में खामोशी छाई रही और फिर उस खामोशी को सलीमुल हसन ने ही तोड़ा। इस्माइल, अब तुम आज़ाद हो, मगर इस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि तुम आज़ादाना तौर पर घूम सकते हो। अगर किसी मजबूरी की वजह से कहीं जाना हो तो अपना हुलिया बदल लेना। चंद दिन तक पुलिस तुम्हारी तलाश में सरगर्म रहेगी। फाजिल खान के कारिंदे भी इस काम में पेश होंगे, मगर तुम फिक्र न करो, अब तुम महफूज हाथों में हो। इस्माइल ने फकत सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे सलीमुल हसन के शुक्रिया अदा करे। कार में खामोशी छा गई और फिर ये खामोशी उस वक्त तक बरकरार रही जब तक वो एक पुरतैश कोठी के गेट तक ना पहुंच गए। चौकीदार ने गाड़ी पहचानते ही गेट खोल दिया। थोड़ी देर बाद ही वो ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। तो फिर तूने क्या सोचा? मिर्जा सलीम ने कहा। किस बारे? अपने बारे, अपने मुस्तकबिल के बारे। मम, मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मिर्जा सलीमुल हसन कुछ देर सर झुकाए किसी सोच में गुम रहा और फिर बोला, देखो इस्माइल शाह, तुम लाजमन सोच रहे होगे कि मैंने किसी गरज से तुझे हवालात से फरार होने में मदद दी है, और ये बात करीन क़यास भी है, मगर याद रखना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो इस मेरी कोई गरज शामिल है और ना ही मैंने तुझ पर कोई एहसान किया है। ये अपनी जिम्मेदारी निभाने की बसात भर कोशिश थी, या यूं समझ लो बरसों पहले लिए हुए कर्ज की अदायगी एक किस्त थी, और ये कोई पहली किस्त नहीं है। मैं इससे पहले भी इस किस्म की कई अक़सात अदा कर चुका हूँ। इसी तरह ये आखिरी किस्त भी नहीं है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस तरह मजलूमों के काम आता रहूँगा। जानते हो क्यों? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर उसकी गुफ्तगू जारी रही। इस क्यों के पीछे एक बहुत लंबी कहानी मौजूद है, मेरी अपनी कहानी। आज से कई साल पहले मैं भी इस फरसुदा निज़ाम और नाइंसाफ माशरे के हाथों जेल की सलाखें देख चुका हूँ, और जिस वक्त फांसी का फंदा मेरी गर्दन के लिए तैयार हो चुका था, मुझे भी किसी अजीम शख्स ने आज़ाद करवाया। आज मैं जो कुछ हूँ, जिस मकाम पर हूँ, उसका मरहून मिन्नत हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी उस शख्स की खिदमत की और मरने से पहले उसने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं बेगुनाहों की मदद करूँ। वो अफराद जो किसी के जुल्म का शिकार हुए हैं, जिनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, जो इस फरसुदा निज़ाम की भेंट चढ़ रहे हों, उनकी मकदूर भर मदद करूं। और जिस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का यही मिशन बन गया। आज अदलो इंसाफ का नाम सिर्फ मजहबी किताबों में मिलता है। हकदार अगर ये समझता है कि उसे खुद ब खुद अपना हक मिल जाएगा तो ये उसकी भूल है। अब हकदार सिर्फ वही है जो हक छीन सकता है। जीने का हक उसे है जो जीने के ढंग जानता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ढंग खूब जानता हूँ। उसकी छोटी सी मिसाल सामने है। अगर मैं कानूनी जंग लड़कर तुझे आज़ाद कराने की कोशिश करता तो बरसों बीत जाते, मगर इंसाफ शायद फिर भी ना मिलता, और केस को लटकते देखकर फाजिल अली खान तुझे हवालात में ही ठिकाने लगवा देता। अखबार में बड़ी सी सुर्खी लगती, माँ के कातिल ने खुदकशी कर ली। इस तरह ना रहता बांस और बजती बांसुरी। कुछ समझ में आई मेरी बात? जज, जी मैं समझ रहा हूँ। अचानक सवाल पूछे जाने पर इस्माइल गड़बड़ा गया था। क्या समझ रहे हो? यही कि हक सिर्फ उसको मिलता है जो हक के लिए लड़ सकता हो। गुड, तो क्या तुम में ये एहलियत मौजूद है? मेरा मतलब है हक छीन लेने की। मैं शाह जी, बात यह है सलीमुल हसन कता कलामी की। तुम एक मजलूम शख्स हो। तुम्हारे पास ना तो दौलत है कि फाजिल अली खान के खिलाफ कानूनी जंग लड़ सको, ना ही तुम जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो कि उसे कोई नुकसान पहुंचा सको। यूं भी अगर तुम कहीं से कोई बड़ी रकम हासिल कर लेते हो, तब भी कानूनी जंग लड़ना तो तुम्हारे लिए अब मुमकिन नहीं रहा कि तुम खुद पुलिस की नज़र में मुजरिम हो। तो अब मैं क्या करूं? ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं।
आप मुझे गाइड तो कर सकते हैं ना। मेरे भाई, गाइड ही तो किया है, सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। इस्माइल शाह थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, आप मुझे कुछ रकम उधार दे सकते हैं? क्यों नहीं, रकम जितनी चाहे ले लो, मगर रकम का करोगे क्या? पिस्तौल खरीदूंगा और दोनों जलीलों को ठिकाने लगाऊंगा। चलो, पिस्तौल तुम्हें मिल गया। सलीम उल हसन ने जेब में हाथ डालकर एक चपटा सा पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। अब तुम्हारा लाए अमल क्या होगा? मैंने फाजिल अली की कोठी देखी हुई है, सीधा वहीं जाऊंगा और कोठी के बाहर उसका इंतजार करूंगा। जैसे ही वो कोठी से निकलेगा उसे जहन्नम वासिल करूंगा। गुड, शाबाश। मुझे उम्मीद थी कि तुमने ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन शाह साहब, पहली बात तो ये है कि फाजिल खान के साथ कम अज कम एक बॉडीगार्ड तो हर वक्त मौजूद रहता है। दूसरा, वो पैदल भी कहीं नहीं आता जाता, तो तुम उसकी गाड़ी को कैसे रोकोगे? और बिलफर्ज गाड़ी रुकवा भी ली तो उसका मुहाफिज तो संभलने से पहले तुम्हें वालिदैन के पास भेज चुका होगा। इसके अलावा तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आए भी कैसे? 16 साल तो तुम पढ़ाई लिखाई में मत्था मारते रहे, फिर स्टील मिल की मजदूरी करते रहे हो, और अब तुम यही 2 काम ही सर अंजाम दे सकते हो। जबकि इंतकाम लेना एक अलहदा फ़न है, एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम काम करने के बाद अकाउंटेंट तो बन सकते हो, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं। मैं ये फ़न कहाँ से सीख सकूँगा? कहीं से भी सीख सकते हो, मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर वक्त खर्च होगा। तुम्हें अपने इंतकाम की ख्वाहिश को वक्ती तौर पर भुलाकर सिर्फ सिखलाई पर तवज्जो देनी होगी, और जब हम तुम्हें ट्रेन कर लेंगे तो तुम हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाओगे, और अपना इंतकाम लेने के बाद कम अज़ कम 3 साल तक अपनी खिदमत हमारे लिए वक़्फ़ कर दोगे। उसके बाद अगर तुम हमसे अलहदा होना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी, हमारी तरफ से तुम आज़ाद होगे। मुझे मंजूर है। नहीं, ऐसे नहीं। तुम आज रात सोचो, कल सुबह तक हतमी राय दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेसमझे बूझे तुम हमारे सेटअप का हिस्सा बन जाओ। मैंने सोच लिया है सर, और फाजिल खान से इंतकाम लेने के लिए मैं अपने जिस्म तो क्या रूह का भी सौदा कर सकता हूँ। यूं भी ये ज़िंदगी आप ही की मरहूने मिन्नत है, और मुझे पता है आप किसी बुरे काम में मुलविस नहीं हो सकते। काम के बारे में तुम्हें साथ साथ पता चलता रहेगा, फिलहाल तुम आराम करो। ये कहते हुए वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। आओ तुम्हें बेडरूम दिखा दूँ। इस्माइल भी उसकी तकलीद में खड़ा हो गया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक सजे सजाए कमरे में पहुंचे। ये तुम्हारा कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेल देकर मुलाजिम को बुला लेना। बाकी अलमारी में मुख्तलिफ साइज़ के लिबास लटके हुए हैं, अपने नाप के कपड़े पहन लो। सलीम उल हसन कमरे से निकलने के लिए मुड़ा। सर जी, एक छोटी सी खलिश है। अगर उसे मुड़ते देखकर वो मुस्तफसर हुआ। जी बोलो। कोठी रख रखाव और अंदाज से मालूम होता है आप खास सी मशहूर शख्सियत होंगे, और थानेदार वगैरह आपसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, तो क्या वो मेरे फरार की बाबत आपसे बात पुरस नहीं करेंगे? सलीम उल हसन चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझसे बात पुरस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं सलीम उल हसन नहीं हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा ताहिर हुसैन है, और मेरा असल हुलिया ये है। उसने अपनी गर्दन के नीचे चुटकी भरकर अपना हाथ ऊपर के जानिब खींचा तो एक पतली बारीक खिली उसके चेहरे से उतरती चली गई। नीचे से जो चेहरा बरामद हुआ उसकी सलीम उल हसन के चेहरे के साथ सिर्फ उम्र की मुशाबत थी। आप? हैरानी की शिद्दत से इस्माइल से बोला ना गया। इसे कहते हैं जिंदगी गुजारने का फन। ये और जैसे कई और फनून का तुझे जल्द ही माहिर बना दिया जाएगा। ये आपका मुझ पर एहसान होगा। इस्माइल ममनूनियत से बोला और मिर्ज़ा ताहिर हुसैन उसकी पीठ थपथपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।